दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय विद्यालय पर। आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जिस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री, जिसका नाम है इतिहास। हम सभी जानते हैं कि हिस्ट्री, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर आप अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं, उसमें हिस्ट्री एक बहुत मेजर पोर्शन हिस्ट्री का आता है और एक बहुत सारे प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं। दस हिस्ट्री बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत से लोगों के लिए हिस्ट्री बहुत बोरिंग हो जाता है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे लिए भी ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट था, क्योंकि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। पर नया ट्रेंड जो हिस्ट्री में आ रहा है, अब डेट वगैरह से ज़्यादा इवेंट्स पे फोकस किया जा रहा है, जो घटनाएं हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। सो इस क्लास में आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इतिहास को बोरिंग ना बनाया जाए, कहानियों के माध्यम से और कंसेप्ट के माध्यम से आपको फैक्ट समझाया जाए। बिकॉज याद रखना, वही फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कंसेप्ट में आता है। अगर एक बार आप हिस्ट्री में कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर फैक्ट आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो फैक्ट स्टोरी लाइन के साथ आपके दिमाग में आ जाएंगे। सबसे पहली बात कि इतिहास पढ़ा कैसे जाए, किस तरह से आप इतिहास को आसान बना सकते हैं। तो दोस्त, इतिहास पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि इतिहास को आप टाइमलाइन बना करके पढ़ें। जैसे कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक टाइमलाइन आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से पुर्तगालियों का आगमन भारत में हुआ, तो हम इसका एक टाइमलाइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे हम सभी जानते हैं कि सबसे पहली बात तो 20 मई 1498 को भारत आए थे पुर्तगाली वास्को डी गामा के रूप में। ये एक टाइमलाइन हो गई आपकी कि वास्को डी गामा के रूप में 1498 को पुर्तगाली भारत आए थे। इसके बाद उनके गवर्नर बने। इसके बाद और आगे इस तरह से इवेंट्स होते जाएंगे कि 1509 में आप जानते हैं कि अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वह भारत आता है। अल्बुकर्क के बाद अगला जो इवेंट होता है वो 1510 में होता है, जब वो गोवा को कैप्चर कर लेते हैं। ओके, गोवा को कैप्चर करने के बाद अगला बड़ा इवेंट कब होता है? तो 1556 में होता है, जब भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लाई जाती है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। इसके बाद अगला इवेंट कब होता है? तो अगले इवेंट की अगर आप बात करें तो सीधा इवेंट होता है 1613 के आसपास, जब सूरत में 13 में जब सूरत में इनको हरा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर इसके बाद अगला बड़ा इवेंट कब होता है? तो इसके बाद 1663 के आसपास आप देखेंगे तो डचों के द्वारा इनको भारत से बाहर कर दिया जाता है और भारत के ये कुछ सीमित क्षेत्रों में रह जाते हैं। और आखिरी एविडेंस कब हो जाएगा? 1961 में हो जाएगा, जब भारत की सेना के द्वारा गोवा, दमन और दीव इस पर वापस से कब्जा कर लिया जाता है। तो एक, अगर आप इस टॉपिक को डीप में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले एक छोटा सा टाइमलाइन आपके पास होना चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और इन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के इर्द गिर्द आपकी कहानी घूमने वाली है। तो पहला रोल तो आपको यही प्ले करना है कि सबसे पहले एक टाइमलाइन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इतिहास विषय का एक सही तरीके से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि हिस्ट्री क्या है। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि साहब ये हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास आखिरकार क्या है? तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट टू मेक बेटर फ्यूचर। इतिहास क्या है? तो इतिहास भूतकाल की घटनाओं का वर्तमान में भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन है। ये होता है इतिहास का अर्थ, ये होता है हिस्ट्री का अर्थ कि आप क्या करते हैं, जो भी पुरानी घटनाएं हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको स्टडी करते हैं और उनको स्टडी करने के बाद जो भी उनका रिलेवेंस होता है, करंट रिलेवेंस होता है, उसको आप चेक करते हैं और फ्यूचर इवेंट्स को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर ये हिस्ट्री वर्ड कहां से आया। तो दोस्त, ये जो हिस्ट्री नाम का वर्ड है, इसका ओरिजिन ग्रीक भाषा से हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। और ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है हिस्टोरिया, उससे इसका ओरिजिन है। हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान। इसका अर्थ होता है रिसर्च या अनुसंधान। इसका अर्थ क्या होता है? रिसर्च या अनुसंधान होता है। तो ये जो वर्ड है हिस्ट्री, ये ग्रीक लैंग्वेज के हिस्टोरिया वर्ड से मिलकर के बना है।
ओके, इतनी बात क्लियर हुई तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा निकल के आता है कि सर हिस्ट्री का डिवीजन कैसे किया गया है। तो दोस्त ये जो हिस्ट्री है, इतिहास है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। रफली इसे 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपका होता है प्रागैतिहासिक काल, जिसे आप प्री हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं। दूसरा आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं दोस्त, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं, जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है एक इतिहास का ऐसा समय काल, इतिहास का या हिस्ट्री का ऐसा टाइम पीरियड जिसके साहित्यिक, या और आसान बनाते हैं, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा सर? इंग्लिश में हो जाएगा नो रिटन एविडेंस। ओके, एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। स्टोन एज, उदाहरण क्या हो जाएगा? स्टोन एज। उदाहरण क्या हो जाएगा? पाषाण काल, पाषाण काल। अब आप सभी लोग मुझे बताओ कि जब इंसानों का उद्भव हुआ, जब इंसान इस दुनिया में आएंगे, तो निश्चित सी बात है कि जब हम पाषाण काल की बात करते हैं, जब भी हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का वह पीरियड है जब इंसान चीज़ों को सीख रहा था, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को लर्न कर रहा था। वो चलना सीख रहा था, वो आग जलाना सीख रहा था, वो खेती करना सीख रहा था, वो पहिए को बनाना सीख रहा था, और कितने नए नए खूबसूरत इन्वेंशन वो कर रहा था। पर उस समय क्या हमारे पास लिपि थी? क्या उस समय हमारे पास स्क्रिप्ट थी? तो दोस्त उसका आंसर है नहीं। तो पूरे के पूरे पाषाण काल में हमें कोई साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते, हमको कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलते। तो इतिहास का ऐसा काल जिसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, जिसके हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो जो पाषाण काल का पूरा टाइम पीरियड है, जो आपके स्टोन एज का पूरा टाइम पीरियड है, वो इसी में आता है, क्योंकि स्टोन एज के कोई भी साहित्यिक साक्ष्य हमको नहीं मिलते। ओके, अगले टॉपिक पे आते हैं कि साहब ये आद्य इतिहास क्या है। आद्य इतिहास समझते हैं कि आद्य इतिहास क्या है। तो आद्य इतिहास के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके क्या हैं? लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, रिटन एविडेंस हैं साहब, रिटन एविडेंस हैं, पर इनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इनको अब तक डिसाइफर नहीं किया गया है। उदाहरण, सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास में एक ऐसी सभ्यता है जिसके साहित्य के स्रोत हमारे पास है, जिसके रिटन एविडेंस हमको मिले हैं, पर उन रिटन एविडेंस को अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, अब तक उनको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे भाषा विशेषज्ञों ने उसको पढ़ने का प्रयास किया है, पर वो जो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो जो पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट है, उसको अब तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इतिहास का ऐसा काल, हिस्ट्री का ऐसा पीरियड जिसके रिटन एविडेंस तो हमारे पास होते हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, उसे क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड जहां से बहुत सारे इवेंट हैं और जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, क्योंकि हम आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो पूरी की पूरी ऐतिहासिक काल में ही रहने वाली है। तो ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक काल का मतलब होता है दोस्त, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसके रिटन एविडेंस हैं और इन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है, इन्हें डिसाइफर किया जा सका है। तो रीडेबल रिटन सोर्सेस, पढ़ने योग्य जो लिखित साक्ष्य हैं,
उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे जब आप वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में आपको वेद मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब मौर्य पीरियड की बात करते हैं तो मौर्यों के बारे में बहुत सारे एविडेंस हमारे पास हैं। मुद्रा राक्षस एक बहुत प्रमुख एविडेंस है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक बहुत बड़ा आपको एविडेंस देता है। फिर आगे आप और जाते हैं तो हर्ष वगैरह के टाइम पे आपको हर्ष चरित मिल जाता है। और जैसे आप इतिहास में आगे बढ़ जाते हैं, जब मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सोर्सेस भरे पड़े हैं। ठीक है, अलबरूनी हो या फिर फिरदौशी हो या फिर उतबी हो या फिर आगे जा करके आपके अमीर खुसरो हो, ठीक है, फिर अकबर के टाइम पर जो अबुल फजल हैं, तो बहुत सारे सोर्सेस आपको मिल जाते हैं। तो ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास का एक ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य, जिसके रिटन एविडेंस आपके पास उपलब्ध होते हैं और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा चुका है। अब ये जो ऐतिहासिक काल है तो दोस्त इसे 3 भागों में बांटा जाता है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला होता है प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दूसरा होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और तीसरा होता है आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इतिहास में अध्ययन को सरल बनाने के लिए, इतिहास में स्टडी को इजी बनाने के लिए जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो सवाल ये आता है कि सर आखिरकार हमने ये डिवीजन किस बेसिस पे किया है? तो दोस्त ये जो डिवीजन हमने किया है ये घटनाओं के आधार पर किया है, ये इवेंट के हिसाब से किया है। देखो, इतिहास जब आप पढ़ते हो ना तो इतिहास में कुछ ऐसा समय आता है, 50-60 साल का ऐसा एक टाइम पीरियड आता है जब पूरी की पूरी एक संस्कृति, पूरा का पूरा कल्चर, पूरी की पूरी सोसाइटी एक दूसरे फेज में चली जाती है। और जब भी किसी भी समाज में, किसी भी देश में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो उसे हम न्यू एज बोलते हैं, उसे हम नया युग बोलते हैं। तो भारतीय इतिहास में भी आपको 3 अलग अलग युग देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले जब भारतीय इतिहास को आप स्टडी करते हैं तो पहला आपको स्टेज मिलता है जिसमें आपको भारतीय शासक मिलते हैं और भारत में राज्यों की स्थापना हो रही है, भारत में जनपदों का उदय हो रहा है, जनपद से महाजनपद बन रहे हैं, महाजनपदों से साम्राज्य बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी पूरे के पूरे इंडिया में राज्य बनना स्टार्ट हुए हैं, स्टेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है और आपको पूरी जगह भारतीय राजा देखने के लिए मिलेंगे, आपको इंडियन किंग्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर दूसरा फेज 712 एडी के बाद स्टार्ट होता है, 712 ईसा के बाद स्टार्ट होता है। और 712 में क्या होता है? तो 712 में भारत पर पहला मुस्लिम और अरबी आक्रमण किया जाता है और फिर 712 से लेकर के लगभग 1707 तक आपको भारत में एक्टिव मुस्लिम रूल देखने के लिए मिलता है। वर्ड याद रखिए, मैंने कहा है कि एक्टिव मुस्लिम रूल आपको देखने के लिए मिलता है। और जब एक नया समूह हो, जब एक नई संस्कृति भारत में आती है तो वो इंडिया के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज नहीं करती, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को चेंज करती है। तो हमने उसे कह दिया मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर 1707 के बाद आप देखेंगे तो आपको यहां पर जो यूरोपीय कंपनियां पैसिव थी 1707 के बाद वो सारी एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती हैं और भारत में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है, भारत में उपनिवेशवाद आ जाता है। तो फिर से एक नई संस्कृति, जब मुसलमान भारत आए तो वो भी नई संस्कृति लेकर के आए और अब अंग्रेज भारत आ रहे हैं, यूरोपीय भारत आ रहे हैं तो वो भी संस्कृति लेकर के आएंगे और वो भी समाज को प्रभावित करेंगे। तो उस हिस्ट्री को फिर हमने क्या नाम दे दिया? उस इतिहास को हमने क्या नाम दिया? उस इतिहास को हमने आधुनिक भारत का इतिहास दे दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कह दिया। तो जो ये डेट हम तो डेट के हिसाब से डिवीजन नहीं होता दोस्त, डेट तो सिर्फ एक सहारा है, डेट तो सिर्फ एक सहारा है। एक्चुअल डिवीजन होता है कि जब चेंज आता है, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है, एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो 3 पार्ट यहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जनरली हम स्टार्ट करते हैं, आपका प्राचीन भारत का इतिहास हम स्टार्ट करते हैं 600 BC से लेकर के हम पढ़ेंगे 712 AD तक।
इसके बाद जब मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा तो वो हम 712 एडी से लेकर के कहां तक पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे 1707 एडी तक। इसके बाद जब हम बात करेंगे आपके आधुनिक भारत के इतिहास की तो 1707 से लेकर के 1947 तक पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जामों में आजकल स्वतंत्रोत्तर भारत की बात होने लगी है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात होने लगी है, तो 1947 से लेकर के 2000 तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्त, आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार समराइज करते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इतिहास के कितने दृष्टिकोण होते हैं, इतिहास के कितने आयाम होते हैं। फिर हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में सबसे पहले हमने बात की कि जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका वर्ड से बना है। इसके बाद हमने क्या देखा कि इतिहास के 3 प्रकार होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल होता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, नो रिटन एविडेंस, उदाहरण पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा काल है जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन आम पढ़ नहीं पाए हैं, और ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य हैं और उनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक जनरल क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्त याद रखना कि लगभग 484 ईसा पूर्व की आसपास की बात है। 484 ईसा पूर्व में जो हमारा ग्रीस वाला इलाका है, तो ग्रीस वाले इलाके में एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसका नाम होता है हेरोडोटस। और वो एक पुस्तक लिखते हैं हिस्टोरिया। कौन सी पुस्तक लिखते हैं? हिस्टोरिया, जिसे हिंदी में हिस्टोरिका कह दिया जाता है। और हिस्टोरिया नाम की किताब में वो पहली बार ग्रीस की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध वर्णन करते हैं, उनका सिक्वेंसल उसमें वो करते हैं, वर्णन करते हैं। तो एक व्यक्ति ने अगर इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन कर दिया तो उसी व्यक्ति को हमने क्या नाम दे दिया कि वो हैं इतिहास के पिता, और उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाने लगा। दूसरे एक थ्यूसाइडिडीज हैं और ये भी ग्रीक में पैदा हुए थे, और इन्होंने इतिहास का विश्लेषण किया, इन्होंने एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री किया, और उन्हें पेलोपोलियन ऑफ द वॉर्स करके एक बुक लिखी। पेलोपोलियन एक जगह है जो कि मैसेडोनिया में आती है, मैसेडोनिया, ग्रीस, पेलोपोनियन, 3 जगह आपको दिखेंगी जब आप ग्रीस का नक्शा देखोगे। क्लियर? तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।